दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि पीई रेशियो क्या होता है, क्या सस्ता पी अच्छा होता है, अच्छा पी रेशियो किसे कहते हैं, ये पेग रेशियो क्या होता है, क्या सेक्टोरियल पी भी होता है, क्या पी नेगेटिव भी होता है, अगर कुछ इसी प्रकार के सवाल आपके दिमाग में है, आइए दोस्तों हम पी को जाने, साथ में ये जाने कैसे इस पी का फायदा हम हमारे वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अगर आप लर्निंग चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करने का न भूलिएगा। तो दोस्तों, पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे शॉर्ट में पीई रेशियो या पीईआर रेशियो कहते हैं, इस रेशियो में दोस्तों कंपनी का प्राइस और कंपनी की अर्निंग दोनों चीजों को ध्यान में लिया जाता है। ये रेशियो को यूज किया जाता है कंपनी के वैल्यूएशंस जानने के लिए, ये जानने के लिए कि अभी अगर मैं शेयर ले रहा हूं तो ये शेयर बहुत महंगा तो नहीं है। आपको आने वाले 10-15 सालों में ऐसे बहुत बार मौके मिलेंगे जब कुछ कारणों से आपके शेयर गिरे हुए होंगे और आपको सस्ते पी पे या फेयर पी पे मिलेंगे। तो पी आपको बता सकता है कि आपका शेयर महंगा है कि सस्ता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पी का कैलकुलेटर देख लेते हैं कि आप अगर अपने आप पी कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो। हम कुछ उदाहरण के साथ पी कैलकुलेट करेंगे। तो रेडी हो मेरे साथ दोस्तों? सबसे पहले पी की फॉर्मूला समझनी होगी। पीई फुल फॉर्म क्या है? प्राइस टू अर्निंग। तो कितना सीधा मतलब है, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। प्राइस टू अर्निंग मतलब भाव को हम अर्निंग से डिवाइड करते हैं, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। ये करने से पीई रेशियो मिलता है। चलो हम लोग 4 अलग अलग कंपनी का पीई रेशियो ढूंढेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पीई रेशियो कैसा होता है, किसे महंगा कह सकते हैं, किसे सस्ता कह सकते हैं। ऑलराइट, अब दोस्तों पहला उदाहरण यहां पे मैंने दिया हुआ है डीमार्ट का, जो कि आपकी डाइवर्सिफाइड रिटेल सेक्टर की एक कंपनी है। दोस्तों, डीमार्ट का प्राइस 4400 के आसपास है, डीमार्ट की अर्निंग 31 रुपीज है। तो इन डेटा के आधार पे डीमार्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना हुआ, कैसे गिनेंगे? इट्स सिंपल, 4435 डिवाइड बाय 31। क्या आया दोस्तों आंसर? चलो फटाफट वीडियो को यहां पे स्टॉप करके कैलकुलेटर में करके बताओ मेरे को। यस, अगर आपका जवाब 142 है तो लो, आपको पी ढूंढना आ गया। तो 142 एक प्रकार से आपको लग सकता है कि ओ माय गॉड बहुत महंगा है, वैल्यूएशंस बहुत हाई है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों हम 4400 रुपीज पे कर रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है? हमको पर ईयर 31 रुपीज की अर्निंग होती है। तो डीमार्ट का पी देख के हमको समझ में आता है कि 31 रुपीज लेने के लिए मैं 45-35 दे रहा हूं, तो मैं करीबन 142 टाइम्स ज्यादा पैसा दे रहा हूं। तो ये डेटा के आधार पे आपको लग सकता है कि पी डीमार्ट का महंगा है। राइट, चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने दिया हुआ है जुबिलेंट फूड का, जो आपकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट की कंपनी है। दोस्तों, जुबिलेंट फूड का भाव करीबन 650 रुपया है। जुबिलेंट फूड का अर्निंग यानी ईपीएस, दोस्तों ईपीएस में डिटेल में नहीं बता रहा हूं, पिछली वीडियो में हमने डिटेल में ईपीएस समझा था, अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस क्या होता है ये जानने के लिए पास्ट वीडियो जरूर देखिए। अगर आपकी आइडिया क्लियर है ईपीएस पे, तो यहां पे प्राइस हमने देखी जुबिलेंट फूड की 611, ईपीएस 7। कैलकुलेट करो, बताओ मेरे को जुबिलेंट फूड का पी कितना हुआ? जुबिलेंट फूड का पी हुआ 87। तो जुबिलेंट फूड 87 के पी पे है, आपका डीमार्ट 170 के पी पे है। ये दो डेटा के आधार पे अभी हमको लगता है कि डीमार्ट एक्सपेंसिव है जुबिलेंट से ज्यादा। कंपनी टू कंपनी हमने इसको कैलकुलेट किया, देखो कितना आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण है Naukri.com यानी कि इन्फोएज का। दोस्तों, ये ऊपर के जो दोनों उदाहरण दिए, यहां पे थोड़ा सोचिएगा गहराई से कि क्यों डीमार्ट इतना महंगा मिल रहा है। जुबिलेंट भी 87 के पी पे है। दोस्तों 87 टाइम्स ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं कंपनी के अर्निंग से, तो 87 भी सस्ता नहीं हुआ दोस्तों। तो जुबिलेंट हो या डीमार्ट, सोचना पड़ेगा कि ये क्यों एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। इस पे हम लोग बाद में आते हैं, तब तक हम लोग Naukri.com देख लेते हैं। अब नौकरी यानी इन्फोएज, जिसका प्राइस है 4270, कंपनी का ईपीएस है 987, करीबन 1000 रुपया। तो दोस्तों ये 1000 रुपए के हिसाब से अगर मैं 4000 रुपए का भाव पे दे रहा हूं तो मेरा पी कितना आया, कितना प्राइस टू अर्निंग है, यानी अर्निंग लेने के लिए 986 अर्निंग लेने के लिए मैं कितना प्राइस दे रहा हूं दोस्तों? 4 गुना प्राइस। दोस्तों एक तरफ 4 गुना प्राइस, एक तरफ 150 गुना प्राइस। हाउ इट इज पॉसिबल? क्यों इतना विविड, बहुत ही डिफरेंस होता है कंपनी टू कंपनी पी में। अब दोस्तों सोचना पड़ेगा कि क्यों डीमार्ट इतना महंगा। क्या डीमार्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी? क्या डीमार्ट जबरदस्त ग्रोथ कर रहा होगा?
क्यों जुबिलेंट का भी पी इतना महंगा? क्या जुबिलेंट का भी ग्रोथ बढ़िया होगा? क्या वो भी टॉप क्वालिटी होगा? अगर सही में नौकरी की अर्निंग 1000 रुपया है तो उसका भाव क्यों 10,000 नहीं है, क्यों 20,000 नहीं है? ये भी सोचना होगा दोस्तों आपको। दोस्तों नौकरी की जो 987 रुपीज की जो अर्निंग आपके सामने है, ये अर्निंग दोस्तों इसलिए है क्योंकि इसमें आपके पिछले साल पॉलिसी बाजार जोमेटो के आईपीओ आए थे और उनका अनरियलाइज गेन भी इसके अंदर आ गया। तो ये वन टाइम अर्निंग है। Naukri.com की रियल अर्निंग दोस्तों इतनी नहीं है। तो ये एक्सेप्शनल गेन के कारण इसी साल आपकी अर्निंग दिखी, इसलिए सस्ता है। तो अगर खाली हम लोग वेबसाइट पे चेक करेंगे और बोलेंगे वाह ये सस्ता मिल रहा है ले लेंगे, तो अगले साल तो आपकी अर्निंग एकदम इससे कम हो जाएगी, तो हम बोलेंगे तो महंगा हो गया। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों कोई भी डेटा देखे उसको थोड़ा इंटरप्रेट करे, उसको थोड़ा जानने का प्रयास करे कि ये डेटा ऐसा क्यों है। तो नौकरी अगर 4 के पी पे है, ये टेम्पररी है। अब जैसे नए रिजल्ट अपडेट होंगे, पुराने गेन निकल जाएंगे। वो वन टाइम गेन है, वो हर साल नहीं मिलने वाले, वो निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपका नौकरी भी जुबिलेंट के पी पे आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज द वे यू कैन चेक पीई ऑफ डिफरेंट कंपनीज। फोर्थ एग्जांपल दोस्तों मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया हुआ है, एसबीआई, जो कि सबसे बड़ी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइस दोस्तों 538, ईपीएस यानी अर्निंग इसका 40 रुपीज। तो आपका पी कितना हुआ? प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग 14। तो एसबीआई क्यों इतना सस्ता मिल रहा है? देख के यही लगेगा ना आपको, डीमार्ट कहां 150 पी पे, एसबीआई कहां 14 के पी पे। तो आप ये जान जरूर सकते हो कि मैं प्राइस दे रहा हूं, मुझे कितना रुपया मिलेगा। ये जितना गुना ज्यादा रुपया आप देते हो उतना महंगा हम बोल सकते हैं, पर महंगा देने के पीछे कारण भी वैलिड होना चाहिए दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है और जनरली गवर्नमेंट कंपनी को लो पी मिलता है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, राइट। पर ये हम आगे देखते हैं कि क्यों इतना डिफरेंस है। अभी तक मैं ये सोच सकता हूं, एश्योर रह सकता हूं कि अब आप कोई भी कंपनी का पीई गिन सकते हो, पीई, प्राइस टू अर्निंग। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे अच्छा पी रेशियो किसे कहते हैं। व्हाट इज गुड पी रेशियो? कैन वी से एसबीआई 14 पी इज गुड पी, एंड इन द सेम वे वी कैन से डीमार्ट का जो 120 का पी है वो गलत है, वो बुरा पी है। क्या कह सकते हैं? आइए दोस्तों उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों हकीकत यह है कि ऐसा कोई परफेक्ट पी रेशियो नहीं होता है, कोई गुड कोई बैड पी रेशियो नहीं होता है। लॉजिकली जितना लो पी पे मिले, यानी जितना सस्ता हमें शेयर मिले उतना अच्छा, जितना महंगा लेना हम अवॉइड करें उतना अच्छा। आपको आने वाले 10-15 सालों में बहुत सी बार जब बाजार में नेगेटिव चीजें होगी, उस समय आपको बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी शेयर्स को सस्ता लेने की। वो सस्ते लेने की अपॉर्चुनिटी, वो लो पी पे लेने की अपॉर्चुनिटी को आप कैश कर सकते हो। पर रियल में हम कैसे गिने? व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू, ये जानना है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राइट, हम कहते तो है सस्ता पी अच्छा, पर सस्ता किसे कहते हैं उसका भी तो एक डेफिनेशन होना चाहिए। ये जानने के लिए दोस्तों हम पहले ये जानेंगे कितने प्रकार के पीई होते हैं। राइट, 4 प्रकार के पीई दोस्तों हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है दोस्तों करंट पी। दोस्तों करंट पी यानी मैं जब प्राइस को करंट अर्निंग से डिवाइड करूं तो मुझे करंट पी मिलेगा, यानी अभी का पी। अब जनरली दोस्तों 90% जगह पे जहां पे आप वेबसाइटों पे जब पी ढूंढ रहे होते हो तो ज्यादातर वेबसाइट पे आपको करंट पी लिया जाता है। करंट पी में अर्निंग करंट कैसे लेते हैं? जैसे अभी हम लोग अगस्त महीने में है, पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च यानी मार्च में खत्म हो गया, जिसके नतीजे अप्रैल में आ गए होंगे। तो जो अप्रैल में अर्निंग आई वो ईपीएस को करंट ईपीएस कहते हैं। जब हम प्राइस को करंट ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है करंट पी। दोस्तों करंट पी कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि अगर अभी हम अगस्त में बात कर रहे हैं और ये जो हमने पी ढूंढा ये कब का है? अप्रैल का है। अप्रैल के बाद कितने महीने बीत चुके हैं? मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, एंड वी आर टॉकिंग एक्चुअली इन सितंबर। 5 महीने। अब 5 महीने में तो बाजार में बहुत सी चीजें बदल गई होगी। अभी भी अगर हम वो पुराने 5 महीने के पी देखेंगे तो काम बनेगा दोस्तों। ये 5 महीने में अर्निंग बढ़ भी गई होगी या घट भी गई होगी। तो दोस्तों करंट पी देखना चाहिए, पर करंट पी पुराना डेटा हो गया। दुनिया डायनेमिक है। अब हम नए पी में आएंगे तो लेटेस्ट पी जानना है तो ट्रेल पी देखना होगा। कौन सा पी दोस्तों? ट्रेल पी। दोस्तों ट्रेल पी और करंट पी में क्या फर्क है? करंट पी पिछले 12 महीने का जो अप्रैल में रिजल्ट आए उसका था। अब अगर आप ट्रेल पी जानना चाहते हो तो ट्रेल यानी मैं हूं अभी सितंबर महीने में, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने यानी क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो 12 महीने में 4 क्वार्टर थे पिछले साल, 5वां क्वार्टर तो होता नहीं है, पर क्वार्टर 1 के नतीजे ऐड हो गए। राइट, अब हमें ट्रेल पी में
जो अर्निंग लेनी है वो ट्रेल ईपीएस लेनी है। तो दोस्तों ट्रेल ईपीएस हमने ईपीएस वाले वीडियो में समझाया था, पिछले 4 क्वार्टर का ईपीएस। अब पिछले 4 यानी क्वार्टर 1 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा क्वार्टर 4, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 2। क्वार्टर 1 कट हो जाएगा तो क्वार्टर 2 से लेटेस्ट क्वार्टर 1 तक के 4 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर के जो अर्निंग आप ध्यान में लेते हो इसे ट्रेल ईपीएस कहते हैं। जब आप प्राइस को ट्रेल ईपीएस से डिवाइड करते हो तो दोस्तों करंट अर्निंग मिल जाती है, लेटेस्ट ट्रेल अर्निंग। दोस्तों ये अर्निंग में आ जाता है नया डेटा। अगर शेयर का प्रॉफिट बड़ा होगा तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा, आपका पी ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। अगर महंगाई बढ़ने से प्रॉफिट गिरे होंगे तो ट्रेल ईपीएस डिक्रीज हुआ होगा, पी आपका बढ़ जाएगा। तो करंट पी काम का कि ट्रेल पी काम का? ट्रेल पी हमें लेटेस्ट डेटा देता है, तो ट्रेल पी इज मोर इंपॉर्टेंट। दोस्तों जब आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाते हो, बीएससी की वेबसाइट पे जो पी दिया होता है दैट इज ट्रेल पी, क्योंकि वो जो ईपीएस देते हैं वो भी ट्रेल ईपीएस देते हैं, राइट। तो कोई और जगह पे आपने पिछले साल की पी देखे वो काम नहीं लगेंगे, ये पी आपको काम लगेगा, ये आपका लेटेस्ट पी हो गया। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ट्रेल पी, गॉट इट। तीसरा पी जो बड़े काम का है, ट्रेल पी से भी काम का है, वो है दोस्तों फॉरवर्ड पी। कौन सा? फॉरवर्ड पी। दोस्तों फॉरवर्ड पी यानी क्या? अभी मैं हूं सितंबर महीने की शुरुआत में, अभी तक अप्रैल मई जून यानी ये साल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट तो आ चुके हैं। अब मान लीजिए दोस्तों क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट आए, इन डेटा के आधार पे रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाले हैं। आपकी कंपनी का प्रॉफिट 85% बढ़ के आने वाला है, हाई ग्रोथ, राइट। तो फॉरवर्ड पी जानने के लिए हमें फॉरवर्ड ईपीएस जानना पड़ता है। फॉरवर्ड ईपीएस यानी पिछले साल का जो ईपीएस था, मान लो 10 रुपया था, ये साल 50% का ग्रोथ होगा, तो 10 में कितना ऐड करेंगे? 50% यानी 5 रुपया। फॉरवर्ड ईपीएस कितना हो जाएगा? 15 रुपया। तो अभी तक आप जब पी ढूंढते थे तब 10 से डिवाइड करते थे प्राइस को, अब जब आप फॉरवर्ड पी ढूंढोगे तो फॉरवर्ड पी में सीधा 15 से डिवाइड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी महंगी कंपनी सस्ती हो जाती है। कभी कभी हम बाजार में देखते हैं दोस्तों, जो हाई ग्रोथ कंपनियां होती है वो बहुत महंगी होती है, वो जनरली हाई पी पे घूम रही होती है। वो हाई पी पे इसलिए होती है क्योंकि उसमें ग्रोथ तगड़ा होता है, हर साल 25-30%, 40% की ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही होती है। तो इन्वेस्टर होशियार होते हैं, वो एडवांस में जान लेते हैं, वो फॉरवर्ड पी देख लेते हैं। साल शुरू होने पर ही उनको पता चल जाता है कि साल का अंत इधर होगा, तो उनके हिसाब से आपको जो पी महंगा लगता है उनको सस्ता लगता है, राइट। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पी, ट्रेल पी एंड फॉरवर्ड पी। आप हो 2023 के साल में दोस्तों, नए साल में, तो नए साल में सबसे ज्यादा क्या काम लगेगा आपको? ये 2022 का ईपीएस काम लगेगा, ये ट्रेल ईपीएस जो क्वार्टर 1 का है, कि फॉरवर्ड ईपीएस जिसमें आप जा रहे हो, अब 2023 में एंटर हो और 2023 का आपको काम लगेगा। सो मोस्ट एडवांस इज फॉरवर्ड पी, करेक्ट। अब दोस्तों इससे भी एडवांस है फेयर पीई। दोस्तों फेयर पी क्या होता है? अभी जो हमने देखा कि डिमांड के पी बहुत हाई थे, जुबिलेंट पी के उससे थोड़े कम थे, एसबीआई के बिल्कुल सस्ते थे, नौकरी के कुछ अलग पी थे। ऐसा क्यों? दोस्तों ये हिस्टोरिकल पी से हमें पता चल सकता है। दोस्तों सबसे काम का है ये चौथा कॉलम फेयर पीई, क्योंकि ये फेयर पी आपको बताता है कि सही में फेयर पी कौन सा है। महंगा और सस्ता के बीच में होता है फेयर पी। फेयर पी का मतलब ये नहीं है कि महंगा है, उसी प्रकार से फेयर पी का मतलब ये भी नहीं है कि सस्ता है। सेंटर वैल्यू, जिसे वॉरेन बुफे साहब की भाषा में इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है, राइट। तो फेयर पी कैसे ढूंढ सकते हैं? दोस्तों फेयर पी जानने के लिए हमें कोई भी कंपनी के हिस्टोरिकल पी देखने चाहिए। अगर आप डिमार्ट को डेटा को देखो तो दोस्तों जब से आईपीओ आया है तब से आप उसका हिस्टोरिकल पी देखोगे तो वो हमेशा हाई रहा होगा। वो क्यों हाई है? उसके पीछे के फंडामेंटल्स है, पर वो हाई है। आप उम्मीद करोगे मैं तो इसको 10 के पी पे लूंगा, वो आपको जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं। आप एसबीआई का खाली 14 का पी आप बोलोगे बहुत सस्ता है, पर उसका हिस्टोरिकल पी तो ऐसा ही है। तो हमेशा सस्ता या महंगा हम कैसे बोल सकते हैं? सस्ता या महंगा हम हिस्टोरिकल पी जान के बोल सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सब कुछ आ गया। पिछले 15-20 सालों में दोस्तों बुरा समय भी देख लिया होगा कंपनी ने, अच्छा समय भी देख लिया होगा। कई बार उनकी पीयर ग्रुप कंपनी नुकसान कर रही होगी, कई बार पीयर ग्रुप प्रॉफिट में होगी, कई बार जीडीपी बढ़ा होगा, घटा होगा, इन्फ्लेशन सब आ गया। ये सब आने के बावजूद भी जो पी का उसने रिस्पेक्ट किया है हिस्टोरिकल, वो हिस्टोरिकल पी से आपका फेयर पी निकलेगा।
तो कभी भी कोई भी कंपनी को डायरेक्टली मत बोलो ये महंगी है या ये सस्ती है। महंगा सस्ता डिसाइड किससे होता है? उसके हिस्टोरिकल डेटा से दोस्तों। अगर कंपनी कंसिस्टेंट होती है, कंपनी बार बार प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ करती है, सेल्स ग्रोथ अच्छे होते हैं, उनका मार्केट शेयर अच्छा रहता है, उसको आईपीई रहने वाला है। अगर आपकी कंपनी बार बार लॉसेस करती है तो इन्वेस्टर होशियार हो गए, वो 15-20 साल से देख रहे हैं यार इसका तो ठिकाना ही नहीं है, इस बार प्रॉफिट किया अगले साल लॉस में, भरोसा नहीं रखते, इसीलिए वैसी कंपनियों का लो पी होता है, राइट। तो ये हाई पी लो पी डिपेंड किस पे होता है? बहुत से अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड होता है, पर आप डायरेक्टली हिस्ट्री देखोगे फेयर पी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो दोस्तों पी किस पे डिपेंड रहता है? पी डिपेंड करता है दोस्तों ग्रोथ पे। दोस्तों जितनी तगड़ा ग्रोथ कोई इस कंपनी का या कोई सेक्टर का, उतना उसको हायर पी मिलेगा। तो ग्रोथ इज द नंबर वन फैक्टर। कहीं पे भी ज्यादा पी दिखे, सोच लो या देख लो कि ग्रोथ कैसा है। अगर ग्रोथ भी बढ़िया है तो उसको ज्यादा पी का वो डिजर्व करता है। सेकंड, क्वालिटी पैरामीटर। अब आपकी कंपनी डेब्ट फ्री है, आपकी कंपनी के मार्जिन एकदम तगड़े है, आपकी कंपनी की कंसिस्टेंसी है प्रॉफिटेबिलिटी में, ऐसी कंपनियों को भी हाई पी मिलता है। अब आप कोई बीमार कंपनी उसके सामने लाके रखोगे जो डेब्ट बर्डन में डूबी हुई है, प्रॉफिट के कोई ठिकाने नहीं है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो वो पी और ये कंपनी के पी मैच नहीं करेंगे, राइट। तो पी अच्छा रहता है कौन से डेटा के आधार पे? ग्रोथ। आपने देखा होगा अदानी का जबरदस्त पी हाई रहता है, क्यों? क्योंकि अदानी को ग्रोथ कैसे लाना ये पता है। आपने देखा डिमार्ट तगड़े पी पे है, क्यों? क्योंकि डिमार्ट का ग्रोथ एकदम शानदार है। आपने देखा होगा रिलायंस इतना बढ़िया ग्रोथ करती, इतनी बढ़िया कंपनी है, पर उसके पी बहुत हाई नहीं रहते, क्योंकि दोस्तों उसका 50% धंधा पुराने इंडस्ट्री से आता है, ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, जिसको ज्यादा पी मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं है। तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को मिला के पी बनता है। ऑलराइट, तीसरा पैरामीटर कंसिस्टेंसी। दोस्तों जब आपकी कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है, इन्वेस्टर समझ जाते हैं कि आपको कितने ही बुरे समय में से निकाल देगी, ऐसी कंपनियों को दोस्तों अच्छा पी मिलता है। अब आप अगर ये बोलो, मैंने बहुत सी बार लोगों को देखा है कि एक ही सेक्टर की 5-10 कंपनियां देखेंगे, बोले सस्ते सबसे सस्ती ये मिल रही है, इसको उठाओ। ऐसे केस में वो इन्वेस्टर घटिया कंपनी अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही ग्रुप में सस्ता ढूंढा। वो सस्ता क्यों है वो तो देखा नहीं, सस्ता क्यों है वो बहुत जरूरी है, वो घटिया है तो सस्ता है, राइट। तो सस्ता महंगा आप ऐसे पीयर ग्रुप में मत देखो, सस्ता महंगा हिस्ट्री से देखो कि इसकी हिस्ट्री के हिसाब से ये शेयर सस्ता है, इसको लेना चाहिए। पी के आधार पे अगर आप कंपनी सिलेक्ट करोगे तो गलत पड़ोगे। दोस्तों कभी भी पी कोई इंडिकेटर नहीं है ये देखने के लिए कि भी ये कंपनी अच्छी है ये बुरी है। इंडिकेटर अच्छे बुरे देखने के हजारों दूसरे होते हैं, वो सब इंडिकेटर देखने के बाद, कंपनी सिलेक्ट कर लेने के बाद काम आता है पी। पी आपको बताता है कि जो कंपनी आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दी, अब उसको कब लेनी चाहिए, पर आप वो चेक करोगे कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी ऑन द बेसिस ऑफ पी, तो गलत पड़ोगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब दोस्तों पी दूसरे किसके देखे जाते हैं? दोस्तों इंडेक्स के पी देखे जाते हैं, सेक्टर के पी देखे जाते हैं, और आपकी कंपनी के फेयर पी देखे जाते हैं। तो जैसे हम इंडेक्स की बात करें, जैसे दोस्तों चाइनीज मार्केट है, शंघाई का मार्केट, दोस्तों उसका पी कितना चल रहा है? 13 का पी। अब 13 पे भी आपको लगेगा ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है इंडियन मार्केट से, पर दोस्तों चाइनीज जो शंघाई जो मार्केट है उसकी ट्रस्ट और इंडिया के निफ्टी के ट्रस्ट में आसमान जमीन का फर्क है। इंडियन मार्केट में जो अलीबाबा के साथ हुआ, क्या ऐसा हुआ है यहाँ पे? नहीं दोस्तों, इंडिया के बाजार पे ट्रस्ट ज्यादा बढ़िया है, राइट। यहाँ पे राजाशाही नहीं है, राइट। दूसरा डाउ जोन्स का पी देखो दोस्तों, अब डाउ जोन्स का पी अभी 19 चल रहा है, ये राजा है दुनिया का, सबसे बड़ी प्रॉफिट करने वाली कंपनियां इनके पास है, पर इनका पी 19 का। और निफ्टी का पी देखो, निफ्टी का पी 22 का। तो क्या हम ये कहेंगे निफ्टी डाउ जोन्स से भी महंगा है, शंघाई से भी महंगा है? नहीं, उनके पीछे के फैक्टर देखेंगे कि क्यों निफ्टी डाउ जोन्स से ज्यादा महंगा है। वो इसलिए है क्योंकि ग्रोथ डाउ जोन्स का यानी यूएस का इस साल का भी ग्रोथ काफी कम रहेगा, आने वाले दशक में यूएस मार्केट 3% से ग्रोथ करेगा। उससे विपरीत इंडियन मार्केट यानी इंडिया का जीडीपी 7 से 8% से ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ फैक्टर इधर लागू होता है, और ये ग्रोथ के कारण आपका इंडियन मार्केट महंगा है। तो अगेन दोस्तों पी देख के बुरा सस्ता अच्छा नहीं कहेंगे, राइट। ऐसे ही दोस्तों सेक्टोरियल पी होते हैं, जैसे एफएमसीजी का पी। एफएमसीजी का पी अभी 40 चल रहा है। अब 40 का पी बोलेंगे ओ ये तो बहुत महंगा है, पर एफएमसीजी का पी 40 रहता है, क्योंकि दोस्तों एफएमसीजी की जो कंपनियां हैं उसमें ग्रोथ है, क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, लो डेप्थ होती है। ये कंपनी हाई डिविडेंड यील्ड देती है, क्योंकि बरसों से ये इंडस्ट्री चल रही है। तो आप एफएमसीजी को अगर मेटल से कंपेयर करोगे चलेगा? मेटल जो कि डेप्थ बर्डन वाला सेक्टर है,
मेटल जिनकी ज्यादातर कंपनियां कभी प्रॉफिट कभी लॉस करती है, मेटल जिनके मार्जिन श्रिंक होते हैं, मेटल जिनके डिविडेंड इसी वजह से कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो क्या मेटल को वो पीई मिलेगा जो एफएमसीजी को मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी कि एफएमसीजी चलो मानते महंगा है, पर जब बाजार गिरे ऐसे टाइम पे आप इंडेक्स को लेते हो तो आपको कुछ तो सस्ता मिलेगा। तो सबसे सस्ती चीज मत ढूंढो, सबसे घटिया टमाटर सब्जी मंडी से घर आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। बेस्ट लेना है, सस्ता लेना है। सस्ती हर चीज नहीं लेनी है, अच्छी चीज को सस्ता लो, राइट। देखो इसको दूसरे इंडेक्स से हमने कंपेयर करके दिया है, जैसे पीएसयू सेक्टर। अब पीएसयू सेक्टर में अगेन ग्रोथ नहीं रहता दोस्तों, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो पीएसयू सेक्टर सस्ता मिलता है, राइट। उसको हम एफएमसीजी से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आप गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक को कंपेयर नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट बैंक का ग्रोथ आने वाले टाइम में 8-1% का रहेगा, प्राइवेट बैंक का ग्रोथ 12-15% का रहेगा। तो ग्रोथ फैक्टर, कंसिस्टेंसी फैक्टर, प्राइवेट बैंक के मार्जिन अच्छे रहते हैं, एनपीए लो रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है, तो प्राइवेट बैंक को हाई पीई मिलेगा, गवर्नमेंट बैंक को लो पीई मिलेगा। सो दिस इज द वे यू कैन चेक सेक्टर। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये सेक्टर सस्ता मिल रहा है उठाओ, फिर वो 10 साल तक पोर्टफोलियो में रहता है, वो चलता ही नहीं है, राइट। पहले ग्रोथ और क्वालिटी से एनालिसिस करो, फिर पीई देखो। पीई के बेस पे सिलेक्ट मत करो, पीई के बेस पे बाय करो। अब दोस्तों कंपनी का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये अल्ट्राटेक का डेटा है, अल्ट्राटेक का ट्रेल पी। अब ट्रेल पी समझ जाना, मैंने ट्रेल ईपीएस से लिया हुआ है, ट्रेल पी 28 चल रहा है। अब पूरी अल्ट्राटेक की हिस्ट्री हमने देखी और हिस्टोरिकल बिहेवियर से हमको पता चला कि अल्ट्राटेक का फेयर पी तो 26 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस अल्ट्राटेक फेयर पी के करीब चल रहा है। अगर अल्ट्राटेक थोड़ा बहुत भी गिरता है तो बिल्कुल इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक पी पे मिलता है, यहां से हम अच्छे बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। सो यस यू कैन से comparing trail P with fair P that this share is expensive or this share is cheap। तो महंगा सस्ता डायरेक्ट फिगर से नहीं कहेंगे, महंगा सस्ता कैसे कहेंगे? पी को हिस्टोरिकल यानी फेयर पी से देखेंगे। ये करने से दोस्तों आप कंपनियों को फेयर वैल्यूएशंस पे ले पाओगे, राइट। और दोस्तों फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी लेने पे आपको डिविडेंड यील्ड हाई मिलती है, ओवरऑल फायदा ज्यादा होता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट रेशियो पे आते हैं, पैग रेशियो, पीईजी, पैग नहीं, पैग रेशियो, राइट। तो ये पीईजी पैग रेशियो क्या होता है दोस्तों? प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ। अभी तक हमने क्या देखा पीई रेशियो में? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये पीईजी यानी प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ, मतलब जो पी कंपनी का आया उसको मैं ग्रोथ से कंसीडर करूंगा तो मुझे पैग रेशियो मिलेगा। जैसे अगर आपकी कोई कंपनी का 50 का पीई है, जैसे एफएमसीजी अभी हमने देखा, मान लीजिए उसका पीई 40 का है और जो सेक्टर का ग्रोथ 20% से होता है, 20% का ग्रोथ और पीई कितना था? 40। तो 40 का पी डिवाइड बाय 20 का ग्रोथ, क्या फिगर आई? 2, यानी पैग रेशियो 2 का है। दोस्तों पैग रेशियो 1 के करीब हो वो अच्छी बात है, 1 के करीब है मतलब जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपर है, वो महंगा नहीं है। जितना 1 से दूर है उतना वैल्यूएशन हाई है, जितना 1 से करीब है उतने वैल्यूएशन बराबर है। अब ये एग्जांपल देख के हम लोग पैग रेशियो चेक करते हैं। अब दोस्तों एग्जांपल हमने डीमार्ट का लिया है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि डीमार्ट महंगा नहीं है, बहुत महंगा है, और ये बात तो मैं कब से सुन रहा हूं, आईपीओ आया तब से, राइट। ये हमने डीमार्ट में जब जब हमको मौका मिला हमने उसको एक्यूमुलेट किया और अच्छा फायदा हुआ। पर डीमार्ट में ये कैसे गिन सकते हैं दोस्तों? डीमार्ट का जैसे अभी का प्राइस 44.35 है, डीमार्ट का जो ईपीएस है वो 25 है, तो 25 का ईपीएस, 44.35 का प्राइस, कितना हुआ? पीई 177, एक्सट्रीमली महंगा है ना। 177 यानी कितना महंगा लगता है। लेकिन ये जो पीई हमने देखा ये तो अभी पूरे साल का था, तो साल का रिजल्ट तो अप्रैल में आया था। ट्रेल ईपीएस अगर देखे तो वो 25 से अपग्रेड होके 31.5 आ चुका है। तो अब हम प्राइस को 31.5 से डिवाइड करेंगे तो ट्रेल पी आपके डीमार्ट का कितना हुआ? 142। तो ये समझो ईपीएस बढ़ता जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ईपीएस से ट्रेल ईपीएस बढ़ा हुआ है, गुड इंडिकेटर। पी से ट्रेल पी सस्ता हो चुका है, अगेन अ गुड इंडिकेटर। तो मतलब ट्रेंड इसका अच्छा है। अब तीसरी चीज भी इसकी देख लेते हैं, जैसे इस साल का डीमार्ट का ग्रोथ 42% का है, मतलब हम इस साल डीमार्ट से उम्मीद रखेंगे कि डीमार्ट का सेल्स और प्रॉफिट 42% से बढ़ेगा। तो 42% से अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका जो ईपीएस है वो 31.5 तो अभी का है, अभी का यानी हम है सितंबर में,
क्वार्टर वन का यानी अप्रैल में जून तक का है। मैं आ गया सितंबर में, जा रहा हूं मार्च की ओर, तो मुझे मार्च की ओर में जा रहा हूं, मेरे को मार्च का ईपीएस चाहिए। 40% का ग्रोथ ऐड किया, मार्च का ईपीएस कितना हुआ? 42। इन डेटा के आधार पे जो मैं 177 का पी कह रहा था वो तो गलत है यार। डीमार्ट तो 99 के पी पे, तो कितना ह्यूज डिफरेंस है दोस्तों फॉरवर्ड पी में और नॉर्मल पी में। दोस्तों लोग नॉर्मल पी की दुनिया में रहते हैं और उनको अच्छे शेयर कभी हाथ में नहीं लगते, राइट। अब ये तो हमने फॉरवर्ड पी देखा डीमार्ट का जो 99 है। अब पैग रेशियो निकालो इसका। डीमार्ट का अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये हिस्ट्री के बेस पे हम कह सकते हैं कि डीमार्ट का आने वाले कुछ समय का ग्रोथ 40 का रहेगा। 40% के प्रॉफिट ग्रोथ से डिमांड बढ़ना चाहिए। नाउ डिवाइड योर पी ऑफ 99 विथ ग्रोथ ऑफ 40। बताओ पैग रेशियो कितना आया? 2 से थोड़ा ऊपर आया ना। तो यस, डिमार्ट महंगा है पैग रेशियो के हिसाब से, लेकिन सबसे बढ़िया कंपनी है, लोगों का ध्यान रहता है ऐसी कंपनियों पे। तो जब जब गिरती है, जब जब नीचे आती है, लोग टूट पड़ते लेने को। तो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। हर अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी देखनी होगी कि कब आपको वो फेयर पी पे मिले। जितना फेयर पी के करीब मिले उतनी अपॉर्चुनिटी दोस्तों ले लेनी चाहिए। वो मगरमच्छ देखा है कैसे शिकार करता है? वो अपने एरिया में बैठता है, ज्यादातर जब भी उसको मौका मिलता है वो अटैक करता है और शिकार को लेता है। मतलब इन्वेस्टर को भी यही करना है, मौके की तलाश में रहना है। जब जब मौके मिले, मौके दोस्तों मिलते ही है, कोई ना कोई कारणों से बाजार गिरता है, अच्छी अच्छी कंपनियों को उठाओ फेयर पी पे। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अब दोस्तों जोमैटो का पैग वैल्यू ढूंढे। जोमैटो दोस्तों, जोमैटो जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। दोस्तों लॉस मेकिंग कोई भी कंपनियों में आपका ईपीएस आएगा नेगेटिव। तो जब आप पी ढूंढोगे यानी प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करोगे तो पी आपका नेगेटिव आएगा, तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि शेयर कभी नेगेटिव जाते नहीं है। तो ऐसे केसेस में जहां पे ईपीएस नेगेटिव हो, समझ लो अभी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है। कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, कंपनी लॉस कर रही है, तो यहां पे आपकी अर्निंग बढ़ने नहीं वाली है। तो इसको कैसे गिने दोस्तों? ऐसी कंपनियों को बुक वैल्यू से गिना जाता है। दोस्तों इसको प्रॉपर उदाहरण से देखते हैं। भाव जोमैटो का 61 रुपीज है, ईपीएस इनका नेगेटिव है 1.67 यानी नेगेटिव ईपीएस। तो इनका पीई कितना हुआ? -36। पर इसकी अर्निंग आपकी बंद है, मतलब अर्निंग नेगेटिव है, ईपीएस आपको नहीं मिल रहा है। मैंने अगर जोमैटो का एक शेयर लिया, मुझे हर साल की इनकम नहीं हो रही है, पर मेरे वैल्यूएशंस तो है कि नहीं जोमैटो में? तो वैल्यूएशंस है तो वो सपोर्ट करते हैं आपके शेयर को। इसीलिए दोस्तों बुक वैल्यू देखनी चाहिए। अब जोमैटो की बुक वैल्यू 21.60, तो 21.60 की बुक वैल्यू के आधार पे अगर आप प्राइस टू अर्निंग नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू यानी पीबीवी गिने तो 61 डिवाइड बाय 21.60 करीबन 3 की बुक वैल्यू आपके जोमैटो की हुई। दिस इज द वे यू कैन चेक लॉस मेकिंग कंपनीज। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल ईपीएस, नॉर्मल पीई की। पर अगेन हम सितंबर महीने में हैं, तो क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गया। क्वार्टर वन में भी लॉस ही किया है, पर उतना ही लॉस है जितना था। तो क्वार्टर वन का भी लॉस है, इनका ट्रेल ईपीएस उतना ही रहा जितना पिछले साल का था ईयर क्लोजिंग का। तो ट्रेल ईपीएस उतना तो ट्रेल पी भी उतना, पर चलो कोई काम का नहीं, ये भी नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों बुक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल उनकी जो 21.6 की बुक वैल्यू थी, उसमें से इस साल का जो ईपीएस का लॉस है वो निकल जाएगा। तो इस साल की बुक वैल्यू दोस्तों जोमैटो की ट्रेल बुक वैल्यू अभी की देखे तो वो पिछले साल से कम हुई। कितनी हुई? 20 रुपए की बुक वैल्यू। तो अब ये तो पड़े पड़े महंगा हो गया, राइट। अब इतना अच्छा है कि जोमैटो के मैनेजमेंट ने कहा कि हम क्वार्टर 4 में या मैक्सिमम अगले साल के क्वार्टर 2 तक हम वापस प्रॉफिट में आएंगे। तो अब ये कमेंट के बाद जोमैटो में वापस पॉजिटिव मूवमेंट आई है, क्योंकि इन्वेस्टर को पता चलता है कि चलो बुक वैल्यू और 2-1 क्वार्टर घटनी है, फिर वापस बुक वैल्यू बढ़नी चालू हो जाएगी। और ग्रोथ कितना है जोमैटो का दोस्तों? 70% का सेल्स ग्रोथ है जोमैटो का, जो कि जबरदस्त है। तो ये ग्रोथ का कंपनी को आने वाले समय में फायदा मिलेगा, जिसके कारण उनको कुछ भाव मिलता है। सो दिस इज द वे यू कैन चेक योर एग्जिस्टिंग कंपनीज पी एंड इवन लॉस मेकिंग कंपनीज पीबीवी। गॉट इट दोस्तों? इसी प्रकार के लर्निंग वीडियोस देखना चाहते हो, अगर पसंद आया हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा अगर कुछ अच्छी चीज आपने पी से जानी है तो। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।